लाखों में एक दामाद। सुनैना, तेरा चुनाव ही गलत था। अब की बार नीलेश से बोल आना कि अब उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। वापस नहीं आऊँगी क्या मतलब है मम्मी? घर है मेरा, जब मर्जी है आऊँगी जाऊँगी, और आप तो पार्क में ही इंतज़ार करना, घर मत आना। सुन, फ़ोन करूँगी, अपने पास ही रखना। रजनी की आवाज़ पर बिना प्रतिक्रिया दिए वह तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बैठक का दरवाज़ा अभी भी अधखुला था। जिस तरह से वह छोड़ गई थी, बिल्कुल वैसे, यानी कि नीलेश ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। नीलेश आंखें मूंदे गिटार के तारों को छेड़ रहा था और वह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। हैरानी हुई कि कोई इस दर्जे तक असंवेदनशील कैसे हो सकता है। वह 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मायके भी हो आई और वह अभी भी उसी मुद्रा में बैठा गिटार के तारों को टुनटुना रहा था। गिटार की धुन में ये भी नहीं जान सका कि वह 4 घंटे से घर पर नहीं है। डाइनिंग टेबल के पास मैं मम्मी के घर जा रही हूँ की पर्ची उसे मुंह चिढ़ा रही थी, यानी कि इस पर्ची को भी अभी तक नीलेश ने देखा नहीं था। सुनैना ने पर्ची निकालकर उसके टुकड़े कर दिए, फिर ग्लास से पानी भरकर पिया और ग्लास जोर से टेबल पर पटक दिया। आवाज़ सुनकर गिटार पर फिरती उंगलियां रुक गई। आंखें खोलकर उसने सुनैना को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, चाय लाओ, थक गया हूँ, बदन अकड़ सा गया है। उसने अंगड़ाई ली। अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर सुनैना दंदनाती हुई बेडरूम में चली आई। बाहर से आकर अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़ना उसकी आदत में शुमार था। सुनैना ने झटके से अपना वार्डरोब खोला, एक सरसरी नज़र डालकर पट बंद करके वहीं बैठ गई। दिल धड़का, वह तो नीलेश को छोड़कर मम्मी के घर जाने के लिए कपड़े लेने आई है। इन सब से बेखबर वह गिटार की धुन में खोया हुआ है। सोच के तो आई थी कि अपना सामान पैक करके उसके मुंह पर सीधा बोलूंगी, लो जा रही हूँ अब मायके। अब तुम गिटार के साथ फुर्सत में दिल बहलाओ। पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि परले दर्जे के लापरवाह के ऊपर पूरा घर कैसे छोड़ जाऊं। वह तो गिटार में डूब जाएगा और चोर घर साफ कर जाएंगे। सुनैना, मम्मी जी का फोन आ रहा है। नीलेश की आवाज़ से वह चौंकी। वह उसका मोबाइल लिए खड़ा था। सुनैना ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, रजनी की उत्तेजना भरी आवाज़ आई, सुन, इस बार उसकी भोली शक्ल पर तरस मत खाना। गलती सुधारने का मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं। मम्मी, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तुड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं और ये गलती सुधारने की क्या बात कर रही हैं। कहीं उसकी शादी तुड़वा कर अपनी सहेली के देवर के बेटे से करने की तो नहीं सोच रही हैं। हे ईश्वर, उसकी मम्मी नीलेश की फिल्मी खड़ूस सांस निकली। उसने अपना सर पकड़ लिया। नीलेश उसे यूं परेशान देखकर उसके करीब बैठ गया, फिर उसका हाथ सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ? मम्मी का फ़ोन क्यों आया था? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम जाओ और गिटार बजाओ। यह सुनकर वह सब उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि इन दिनों मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाया, पर यकीन मानो, इस बार कुछ ऐसा बजाना चाहता हूँ जो लोगों के मन को छू जाए। कल का दिन बहुत खास है। कल मेरे गिटार ने मिस्टर थॉमस को इम्प्रेस कर दिया। वो तो यूरोप जाने वाले वेब्स ग्रुप के लिए मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। उसकी बात पर सुनैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बोला, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए वह उठ गई। नीलेश की बातों और भावनाओं से वाकिफ होकर सहसा उसे ग्लानि हुई। चाय के खदबदाते पानी के साथ एक चलचित्र सा घूम गया। आज रविवार का दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नीलेश गिटार में खोया रहा। उबी हुई सी पहलू बदलते उसने नीलेश को आवाज़ लगाई,
पर नीलेश के कानों तक उसकी आवाज़ मानो पहुंची ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से नीलेश गिटार पर किसी खास धुन को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर आज तो हद हो गई। सुनैना की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के पीछे कई दिनों से नीलेश का अपने गिटार के प्रति अति समर्पण भाव और उसके प्रति उदासीनता थी। वह चिल्लाई, नीलेश, सुन भी रहे हो? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। सुनैना की तेज आवाज़ पर वह निष्प्रिय भाव से उस पर सरसरी दृष्टि डालकर गिटार की तारों में उलझ गया। चिढ़कर सुनैना ने उसके हाथों से गिटार लगभग छीना तो नीलेश बौखलाकर अपने गिटार को उसकी गिरफ्त से बचाता हुआ झल्लाया। सुनैना, प्लीज बिहेव, ये कोई तरीका है? अभी इसे कुछ हो जाता तो? उसने गिटार को अपने सीने से यूं लगाया मानो उसमें उसकी जान बसती हो। यह देखकर सुनैना क्रोध से जल उठी, आंखों में आंसू डबडबा आए। नीलेश की जिस कला पर मोहित होकर उसने कई रिश्ते ठुकरा कर उसका हाथ थामा था, आज वही कला उन दोनों के बीच दीवार बन गई थी। सुनैना के आंसुओं को देखने की नीलेश को फुर्सत कहाँ थी। वह तो अपने गिटार के तारों को छेड़कर देख रहा था कि कहीं वह ढीली तो नहीं हो गए। गिटार के प्रति सुनैना का शत्रु भाव देखकर वह हैरानी और तनावग्रस्त भाव लिए बैठक में चला आया और कानों में ईयरप्लग लगाकर आंखें मूंदे गिटार की धुन में फिर से खो गया। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वह अपने कमरे से चिल्लाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। नीलेश के लिए उसका होना न होना एक बराबर था। यह जान उसका स्वांग जल उठा। एक पर्ची पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लिखकर डाइनिंग एरिया में छोड़कर वह उसके सामने से घर से निकली। बंद आंखों और कानों में लगे ईयरप्लग के कारण वह जान ही नहीं पाया कि सुनैना घर से बाहर निकल गई है। मायके में उसके सहसा यूं तनावग्रस्त दाखिल होते देखकर सुरेश, रजनी समझ गए कि नीलेश से कोई अनबन हुई है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी 3-4 बार वह रूठ कर मायके आ चुकी है। अमूमन मनमुटाव की वजह गिटार ही होता। ऐसे में रजनी, सुरेश सुनैना को समझाते बुझाते कि नीलेश की गिटार पर फिदा होकर उसने शादी का निर्णय लिया। वह एक कलाकार है, ऐसे में उसकी कला और रियाज का मान ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। सुनैना का कहना था कि कलाकार के अलावा अब वो उसका पति भी है। उसके गिटार ने सौतन बनकर सारे सुख चैन हर लिए हैं। आज नाराज सुनैना से जब सुरेश ने पूछा, तुम घर छोड़कर आई हो, ये बात नीलेश को पता है क्या? यह सुनकर कंधे उचकाती हुई वह बोली, क्या जानूं। उस वक्त तो कान में ईयरप्लग लगाए आंखें मूंदे पता नहीं कौन सा सुर साध रहा था। फोन किया उसने? पता नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके मुंह से यह सुनकर सुरेश नाराजगी भरे स्वर में बोले, बचपना छोड़ो, सबसे पहले मोबाइल ऑन करो। गिटार उसकी जिंदगी है, उसकी रोजी रोटी है। तुम क्या चाहती हो, शादी के बाद वो उसे छोड़ दे? यह सुनकर सुनैना चिढ़कर बोली, पापा आप समझ नहीं रहे हैं। गिटार के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि मैं सामने बैठी हूँ नहीं हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही है सुनैना, मैंने भी देखा है, वह घंटों बैठा तार टुनटुनाता रहता है। अचानक रजनी सुनैना के पाले में खड़ी हो गई तो सुरेश और सुनैना दोनों ही चौंके। क्या करूं? बोलो तो कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाऊं? सुनैना के मुंह से निकला तो रजनी कठोर वाणी में बोली, कुछ दिन के लिए क्यों? अब तू यहीं रहेगी? पहले ही कहा था, इस नील के चक्कर में मत पड़। अरे शादी ही करनी थी तो मेरे सहेली के देवर के बेटे से कर लेती, कम से कम यूरोप तो घुमाता। अपनी शादी के 1 साल बाद आज अचानक सहेली के देवर के बेटे की याद मम्मी को आना विस्मयजनक था। यानी आज भी मम्मी को सुनैना का सहेली के देवर के बेटे से शादी न करने की बात खलती है। इस बात से चिढ़ी सुनैना बोली, मम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। अरे
अभी भी ओवर रिएक्ट न करूं? तुम परेशान हो नीलेश से? प्लीज़ मम्मी, मैं नीलेश से नहीं, उसके गिटार से परेशान हूँ। हाँ हाँ, एक ही बात है, मुआ गिटार हो या नीलेश। परेशान तो है न तू। मम्मी, गिटार मुआ नहीं है, वो नीलेश का काम है, उसकी कला है। भुनभुनाती हुई सुनैना को हैरानी से देखते हुए रजनी बोली, बड़ी अजीब है रे तू। न इस करवट चैन है न उस करवट, खुद शिकायत करती है और खुद ही तरफदारी। हम क्या बेवकूफ़ लगते हैं तुझे? एक डिसीजन लो। ये क्या कि जरा सी बात हुई और दौड़ी आई मायके। आप इस तरह की फालतू बात करोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मायका है, अपना हक समझती हूँ इसलिए चली आई हूँ। मुझे लगता था आप लोग मुझे समझेंगे। अरे तो समझ ही तो रही हूँ, तभी तो उस कमबख्त को गालियाँ दे रही हूँ। थोड़ा तो लिहाज करो, दामाद है नीलेश तुम्हारे। मैं घर जाकर अपने कपड़े ले तो आऊँ, पर उससे पहले घर का कुछ इंतजाम भी करना होगा। वो तो इतना लापरवाह है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। घर क्या खाक संभालेगा? सब संभालेगा, क्यों नहीं संभालेगा। अब उसकी चिंता छोड़कर आगे की सोच। हम भी चलते हैं साथ। रजनी के कहने पर सुनैना एकदम बिदक कर बोली, नहीं, आप बिल्कुल नहीं चलोगी और नीलेश से तो कुछ भी नहीं कहोगी। ठीक है, नहीं कहूँगी, पर साथ चलूँगी। मैं नीचे पार्क में इंतजार करूँगी, तुम अपने कपड़े ले आना। रजनी की जिद भरी योजना और व्यवहार से सुरेश नाखुश थे। बेटी को समझा बुझाकर घर भेजने की जगह आग में घी डालने की चेष्टा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन रजनी पर तो आज जैसे कोई भूत सवार था, नीलेश से उसे अलग करने का भूत। मोबाइल की घंटी से फिर विचार बाधित हुई। रजनी का नंबर देखकर उसने संभलते हुए कहा, हेलो मम्मी, मैं घर से बाहर थी। यह बात नीलेश को पता ही नहीं चली। वो बेचारा सुबह से रियाज कर रहा है, कल एक कॉन्सर्ट है, इसलिए आज मैं उसे कोई झटका नहीं देना चाहती हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इस पर रजनी तेज स्वर में बोली, बिगड़ती है तो बिगड़ने दे। और हाँ, उसका दिमाग कहाँ रहता है? बीवी 3 घंटे से घर में नहीं थी और उसे पता नहीं चला। किस दुनिया में रहता है नीलेश? ओफो मम्मी, आप क्या जानो आर्टिस्ट क्या होते हैं, सुर साधना किसे कहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। सब मेरी गलती है, मुझे ही घर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया। रजनी को अकेले ही घर आया देख सुरेश अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाए। अरे सुनैना नहीं आई? वहाँ सब ठीक तो है ना? यह सुनकर रजनी शांत भाव से बोली, उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी अधैर्य बेटी को कुछ सद्बुद्धि आएगी। वैसे भी उसे कब यहाँ आना था? वो तो बस ये चाहती थी कि वो नीलेश को बुरा भला कहे और हम नीलेश को भला कहकर उसके चुनाव पर सही का मोहर लगाकर उसे आत्मसंतुष्टि पहुँचाएं। सुरेश रजनी के खुलासे पर हैरान थे। जानते हो सुरेश, सुनैना के जाने के बाद नीलेश ने उसकी लिखी पर्ची पढ़ ली थी। सुनैना का फ़ोन स्विच ऑफ आने पर उसने मुझे फ़ोन करके सारी बात बताई। वह बेचारा सॉरी बोलते हुए उसे मनाने आ रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। अभी जब सुनैना घर गई तो मैंने नीलेश को कॉल करके सतर्क कर दिया। हमारी योजना के आधार पर ही उसने ऐसे दर्शाया कि सुनैना के जाने का उसे पता ही नहीं चला। हर बार वह तिल का ताड़ बनाती है। मैंने सोचा इस बार मैं ही तिल का ताड़ बना दूं। अब समझा, तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करके सुनैना के मन में नीलेश की उपस्थिति को टटोल रही थी। क्या करती? समझा कर तो देख लिया। सुनैना हमेशा से ही ऐसी है, कंफ्यूज सी। याद करो बचपन में जब वह अपनी पसंद का कोई खिलौना लेकर घर आती थी, तब उसमें बुराई निकालती थी। हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके चुने खिलौनों की जितनी खूबियाँ गिनाते थे, वो उतनी बुराई खोजती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर जब मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खिलौने की बुराई करती, तब वह अपने खिलौने में
खूबियाँ ढूंढकर उसकी प्रशंसा करती। उसकी यह आदत अभी भी नहीं बदली। मानती हूँ कि नीलेश मुझे शुरू से नहीं पसंद था, पर उसका सादापन, उसकी कला और सुनैना के प्रति उसके समर्पण को मैंने भाप कर ही हामी भरी। ऐसे में सुनैना जब तब उसकी आलोचना करती तो मुझे उसके व्यवहार में उसका वही बचपना दिखता। सुरेश ने पत्नी के इस पक्ष को समझकर प्रशंसा भरी नजरों से देखा तो वो भावुक होकर बोली, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। नीलेश सीधा साधा लड़का है, उसे गिटार का पैशन है। यह कितनी अच्छी बात है, वरना तो लोगों को लड़कियां, शराब और न जाने क्या कैसे कैसे व्यसन होते हैं। अपना नीलेश तो गिटार में व्यस्त रहता है, कलाकार है, उसमें भी इस बेवकूफ़ लड़की को आपत्ति है। बातों बातों में सुरेश रजनी घर आए। 2 दिन तक न उन्होंने सुनैना को फ़ोन किया और न ही सुनैना ने उन्हें। 3 दिन बाद सुनैना का रजनी के मोबाइल पर फ़ोन आया। मम्मी, आज का अखबार देखा आपने? आप जिसे कोस रही थी वो यूरोप जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे वेब्स ग्रुप में गिटार बजाने का मौका मिला है। इस दिन का नीलेश को कब से इंतज़ार था। और हाँ, नीलेश कह रहे थे यूरोप ट्रिप उनकी तरफ से मेरे जन्मदिन का उपहार है। सोचो, मैं अपना जन्मदिन यूरोप में सेलिब्रेट करूंगी। क्या हुआ, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी सहेली के देवर का बेटा ही अपनी बीवी को यूरोप नहीं घुमा सकता। नीलेश जैसा एक आम इंसान भी अपनी बीवी को यूरोप घुमाने के लिए दिन रात एक कर सकता है। नीलेश आम कहाँ है, वो तो कलाकार है, रजनी कहना चाहती थी पर चुप रही। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी सहेली के देवर के बेचारे बेटे की शादी तो खटाई में पड़ गई। उसके शराब पीने की लत को देखकर एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हे भगवान, और आप उससे मेरी शादी करवाना चाहती थी। थैंक गॉड कि नीलेश को गिटार का नशा है। कम से कम उसका नशा हमें प्राउड मोमेंट तो देगा। कम से कम अब तो मान लो कि नीलेश से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मान लिया तेरे नीलेश हजारों में एक है। कहे बिना रजनी रह ना पाई तो सुनैना बोली, देखा इसमें भी कंजूसी, लाखों में एक नहीं कह सकती थी। रजनी फ़ोन रखकर एक बार फिर अपने प्यारे दामाद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी, जिसमें उसने अपने दाम्पत्य के तारनहार अर्थात माँ समान सास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोटिस धन्यवाद लिखा था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।